सो आज हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के इनिशिएशन प्रोसेस के बारे में। यूकैरियोटिक का जो रेप्लिकेशन है वो बेसिकली थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है प्रोकैरियोट से, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन का वैरायटी इन्वॉल्व होता है। जैसे आप देख सकते हो, ये जो सेल साइकिल का फेज है, इसका जो इनिशिएशन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन है वो कहाँ शुरू हो रहा है? ऑलरेडी शुरू हो रहा है GE1 में। बहुत सारा जो सब प्रोटीन्स है वो जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है उसका सिंथेसिस तो हो गया हमारा G1 फेज में। अभी क्या हो रहा है, उसमें सिंथेसिस के बाद भी कुछ प्रोटीन्स है उसको डीएनए में लोड करना पड़ेगा। बेसिकली इनिशिएशन जो फेज है उसके लिए मेन जो प्रोटीन आता है वो है हेलिकेस। क्योंकि हेलिकेस का काम क्या है? हेलिकेस का काम है जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है A के साथ T और G के साथ C का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है कौन? हमारा हेलिकेस। तो हेलिकेस को पहले ही लोड किया जाता है डीएनए में, पर लोड तो G1 फेज में हो जाता है, पर उसका एक्टिवेशन कहाँ होगा? हेलिकेस एक्टिवेशन होगा S फेज में। वो उसमें बहुत सारा DDK CDK लगता है, वो हम बाद में डायग्रामेटिकली उसको समझेंगे अच्छी तरह से। अभी हम जान लेते हैं जो हेलिकेस है बेसिकली उसका लोड कहाँ हो रहा है, तो G1 फेज में, और उसका जो एक्टिवेशन हो रहा है वहाँ कहाँ? S फेज में। अभी नेक्स्ट ये है हमारा प्रोकैरियोटिक का रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोटिक का रेप्लिकेशन में एक क्या है, उसका जो इनिशिएशन साइट है वो एक ही है, मतलब एक ही जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा फिर कंप्लीट हो जाएगा। पर ऑन द अदर हैंड हमारा जो यूकैरियोटिक का रेप्लिकेशन है उसमें बहुत सारा इनिशिएशन साइट आप देख सकते हो, 1 2 3 ऐसा बहुत सारा इनिशिएशन, लगभग 10,000 से इन केस ऑफ ह्यूमन सेल, जो ह्यूमन सेल है हम लोगों के लिए 10,000 से 1 लाख रेप्लिकेशन साइट रह सकता है। अभी ये जो रेप्लिकेशन साइट है, ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट इसको हम कहते हैं, ये इस सेगमेंट को क्या कहते हैं? तो रेप्लिकॉन, इसको कहते हैं रेप्लिकॉन। सो पर्टिकुलर ये जो साइट, ये एक रेप्लिकॉन हो गया, ये एक रेप्लिकॉन हो गया, ये एक रेप्लिकॉन। सो ऐसे रेप्लिकॉन, बहुत सारे रेप्लिकॉन का मिला जुला के यूकैरियोट का जो रेप्लिकेशन वो मतलब पूर्ण होता है। अभी ये जो रेप्लिकॉन का जो रेप्लिकेशन है वो साइमल्टेनियस, एक सेगमेंट का डीएनए उसमें जितना सारा रेप्लिकॉन है उसका जो सिंथेसिस है वो एक ही साथ साइमल्टेनियसली होगा, एक ही साथ होगा, आगे पीछे नहीं, एक ही साथ। अभी एक काम है, मतलब प्रोकैरियोटिक का जो रेप्लिकेशन है उसमें जो डीएनए पॉलीमरेज वो तो बहुत फास्ट है, वो बहुत मतलब एक्टिव रेप्लिकेशन है, एक्टिव वाला। वो कितना 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ऐड कर सकता है। पर यूकैरियोटिक तो बैठा है बहुत सारा रेप्लिकेशन लेके, हम लोग जैसे बहुत सारा रेप्लिकेशन लेके बैठे, पर काम का कुछ नहीं है, क्योंकि उसका जो यूकैरियोट हमारा जो रेप्लिकेशन बहुत गरीब रेप्लिकेशन है, इनएक्टिव है, इसका एक्टिवनेस बहुत ही कम, मतलब 1 सेकंड में सिर्फ अराउंड 100 न्यूक्लियोटाइड ये ऐड करेगा। तो 100 न्यूक्लियोटाइड ऐड करने से क्या होगा? इसलिए अरे यूकैरियोटिक ने सोचा ठीक है भाई, हम तो ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकते, तो हम रेप्लिकेशन जो इनिशिएशन साइट है उसको ही बढ़ा लेते हैं। इसलिए इसका जो रेप्लिकेशन का जो साइड है, इनिशिएशन का साइड है, वो बहुत सारा बबल फॉर्म होगा, फिर रेप्लिकेशन फॉर्म, फिर आगे बढ़ेगा। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे जो सब प्रोटीन्स है वो सब कौन सा प्रोटीन है जो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, उसका जो प्रोटीन का काम और प्रोटीन का नाम हम जान लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये कुछ प्रोटीन का नाम लिखा हुआ है जो हमारा रेप्लिकेशन, जो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के इनिशिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो वो सब प्रोटीन क्या है? पहले तो हो गया ORC। ORC का फुल फॉर्म क्या है? ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारा ऑरिजिन साइट है रेप्लिकेशन के डीएनए में को ऊपर, उस रेप्लिकेशन साइट के पहले जो आके बाइंड करता है हमारा कौन? ऑरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। जो हमारा हेलिकेस वो बंधा होता है, वो कहाँ बाइंड करेगा वो जानता नहीं, इसलिए पहले उसको रिकॉग्नाइज करना, मतलब ऑरिजिन साइट को रिकॉग्निशन करना बहुत जरूरी है। तो ये काम कौन करता है? ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। इन केस ऑफ जो हमारा प्रोकैरियोट्स में वो हेल्प करता है डीएनए ए प्रोटीन। अभी मेन हेलिकेस कौन है? MCM27। MCM27 का मतलब MCM2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये जो 6 कॉम्प्लेक्स मिल के एक कॉम्प्लेक्स रिंग फॉर्म करता है। ये जो रिंग है, बेसिकली रिंग है, ये जाके जो हमारे इनिशिएशन साइट है उधर जाके बाइंड करता है। ठीक है। अभी MCM27 जो हेलिकेस है, ये बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो हम पढ़ेंगे बाद में DNA B है,
उसका सेम काम है ये जो MCM27 है। अभी MCM27 के साथ MCM27 पहले नहीं बाइंड करता, उसके लिए MCM27 को मतलब MCM जो प्रोटीन है उसको लोड करने के लिए दो और प्रोटीन चाहिए, वो है CDC6 एंड CDT1। उसका काम क्या है, लोड हेलिकेज। पहले से ही लिख के रखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि इजीली फिर जब जो वीडियो है वो जहाँ लॉन्ग नहीं जाएगा, शॉर्ट में आप इजीली समझ पाओगे। तो MCM CDC6 CDT1 का काम क्या है, जो MCM है उसको लोड करना। नेक्स्ट जो प्रोटीन है RPA का काम क्या है, तो मेंटेन द DNA सिंगल स्टैंड, मतलब DNA का सिंगल स्टैंड है। जो हमारा प्रोकैरियोट में हम देखेंगे SSB प्रोटीन, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, वही हमारा इसका इधर का नाम क्या है, RPA। तो बेसिकली आप एक चीज देख सकते हो, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट जो बेसिक फंडा है मैकेनिज्म का, बेसिक जो रेप्लिकेशन है वो सेम ही है, प्रोसेस सेम ही है, सिर्फ किसमें डिफरेंस है, सो प्रोटीन्स में, प्रोटीन्स का नेम में डिफरेंस है। पॉल डेल्टा एंड पॉल एप्सिलॉन, यहाँ पर पॉल और भी है, पॉल अल्फा, पॉल डेल्टा, पॉल एप्सिलॉन। तो अभी हम तीन मेन पॉल अल्फा, डेल्टा और एप्सिलॉन जो रेप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पॉल डेल्टा कौन, लैगिंग स्टैंड का सिंथेसिस। पॉल डेल्टा का ये भी कहा जाता है, पॉल डेल्टा लैगिंग और लीडिंग दोनों स्टैंड का सिंथेसिस में हेल्प कर सकता है, पर अभी हम लेके चलते हैं पॉल डेल्टा लैगिंग स्टैंड सिंथेसिस, पॉल एप्सिलॉन हमारा लीडिंग स्टैंड सिंथेसिस में हेल्प करता है। अभी पॉल अल्फा, फेन1 एंड DNA लाइगेज। तो पॉल अल्फा का काम है जो हमारा RNA प्राइमेस है, प्राइमेस का काम पहले तो प्राइमर ऐड कर दिया। अभी प्राइमर ऐड करने के बाद यहाँ पर एक यूनिक चीज़ है, क्या होता है यूकैरियोट, उसको थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा DNA न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाता है। वो कौन ऐड करता है, वो DNA पॉलीमरेज अल्फा, नियर अबाउट 20, देख सकते हैं आप 20 न्यूक्लियोटाइड। सो 20 न्यूक्लियोटाइड ऐड कौन कर सकता है, DNA पॉल अल्फा। RNA प्राइमर के साथ 20 न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद DNA पॉल डेल्टा या एप्सिलॉन आएगा उसमें बाइंड करने के लिए। फिर होगा जाके फ्रैगमेंट पे जो गैप है उसको सील कौन करेगा, DNA लाइगेज। तो ये सारा प्रोटीन है। और एक है जिसको हम CDK और DDK काइनेज, DDK कहते हैं, मतलब ये जो दो प्रोटीन काइनेज है ये किसमें हेल्प करता है, तो हेलिकेज को एक्टिवेशन में हेल्प करता है। हम बाद में जब डायग्रामेटिकली उसको समझेंगे तो इजीली उसको समझ पाएंगे। तो देख सो अभी हम देखेंगे जो सब प्रोटीन हम पढ़े हैं उसके बारे में, उसका रोल क्या है उसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो पहले आया कौन, ORC, ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ये पहले आके बाइंड किया, ये जो DNA है इसका ऑरिजिन साइड पे। ORC बाइंड करने के बाद कौन आएगा, CDT1 एंड CDC6। CDT1 एंड CDC6 आके ये बाइंड कर, मतलब वॉर से रिक्रूट किसको कर रहा है, CDT1 एंड CDC6। जब CDT1 एंड CDC6 आके DNA के साथ बाइंड करे, मतलब करेगा, उसके बाद ये किसको रिक्रूट करने में हेल्प करेगा, सो MCM27 कॉम्प्लेक्स। आप देख सकते हैं इसमें 7 रिंग है, 6 रिंग है, 1 2 3 हेक्सामेरिक एक रिंग है और दो साइड में दोनों जाके बाइंड करेगा। मूवमेंट ऐसे होगा, इसलिए रेप्लिकेशन जो बबल्स है वो फॉर्म होगा। ये तो हो गया हमारा जो MCM27 और MCM का लोडिंग। ये जो MCM27, CDC6 और CDT1 इसका जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम कहते हैं प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ये अभी रेप्लिकेशन शुरू नहीं किया, इसलिए प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ये प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स तैयार कहाँ होगा, सो G1 फेज में। अभी तक ये जो सारा प्रोटीन है इसको लोड किया गया है कहाँ पर, सो G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल में। G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल में ये जो प्रोटीन है इसको लोड किया गया। अभी क्या नेक्स्ट काम है, इसको एक्टिव करना है। एक्टिव कैसे होगा, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बन गया, CDK एंड DDK, मतलब जब X फेज में और G1 से S फेज में ट्रांजिशन होगा, मतलब जब एंटर करेगा तो उसमें क्या है, CDK डिपेंडेंट काइनेज और DDK, उसका नाम भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये जो दोनों प्रोटीन काइनेज है ये फॉस्फोराइलेशन करेगा। फॉस्फोराइलेशन करने के बाद ये जो हेलिकेज है ये एक्टिव होगा। कैसे होगा, सो CDK और DDK ये जाके किसको फॉस्फोराइलेट करेगा, सो पहले तो CDC6 को जब फॉस्फोराइलेट करेगा, CDC6 को जब फॉस्फोराइलेट करते हैं तो ये डिग्रेड हो जाता है, इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। किसको, अभी इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको डिग्रेड कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो CDT है, CDT1 है, इसको एक जेमिनिन नाम का एक प्रोटीन है जो CDT1 को इनहिबिट करता है। उसके बाद HCF आता है, HCF का काम क्या है, उसको फिर जो CDT1 प्रोटीन है उसको डिग्रेड करना। तो अल्टीमेटली CDC6 और CDT1 जो दोनों प्रोटीन है वो डिग्रेडेशन में चला जाता है,
जब ये जो हमारा सेल है ये एंटर करता है किसमें, हमारे ए स्पेस में। अभी ए स्पेस में जो सीडीके और डीडीके काइनेस जो है, सीडीके काइनेस ये जो मतलब ये जो प्रोटीन काइनेस है ये फॉस्फोराइलेट MCM27 जो कॉम्प्लेक्स उसको भी करेगा। MCM27 फॉस्फोराइलेट होने के बाद अभी MCM जो 27 है इसका जो हेलिकेज एक्टिविटी है बहुत ही लो है अभी तक, जब ये सिंगल बैठा है। अभी इसको दोस्त चाहिए, जब अकेला जाएगा तो इसका ऑब्वियसली इसका जो हेलिकेज एक्टिविटी वो लो होगा, तो ये क्या करता है, दोस्त को बुलाता है। दोस्त कौन, सो CDC45 और जीन्स। ये जो CDC45 और जीन्स है GINS, ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लीट जो हेलिकेज है, कॉम्प्लीट एक जो ग्रुप है वो क्रिएट करता है। ये जो हेलिकेज वाला ग्रुप इसको हम कहते हैं CMG असेंबली। C फॉर CDC45, M फॉर MCM27 एंड G फॉर जीन्स। तो ये जो तीनों मिलके एक ग्रुप करता है, फिर इसका जो हेलिकेज एक्टिविटी वो बढ़ जाता है। अभी ये हेलिकेज एक्टिविटी शो करेगा और इसका जो इसका मूवमेंट होगा, मूवमेंट होने के बाद कुछ ये इधर मूवमेंट करेगा और एक रेप्लिकेशन बबल फॉर्म होगा। अभी तक जो इनिशिएशन प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया, पर इलोंगेशन का थोड़ा हम टच दे देते हैं, क्योंकि जब हम इलोंगेशन पढ़ेंगे तो उसको हम इजीली समझ पाएंगे। तो अभी हम सिर्फ इसके बाद ये वाला जो ग्राफ है इसको देखेंगे। सो इसका मूवमेंट हुआ, ये जो बॉन्ड, ये बीच का बॉन्ड ये टूट गया और रेप्लिकेशन जो बबल है ये फॉर्म हुआ। अभी रेप्लिकेशन जो फॉर्क, ये जो पोर्शन है रेप्लिकेशन फॉर्क वाला, ये पोर्शन अब हम देखेंगे। चलिए देख, सो इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये कैसे आया थोड़ा सा हम देख लेंगे। ये सपोज हो गया एक रेप्लिकेशन बबल, ठीक है, इसको हमें बीच से काटना पड़ता है। ये बबल का ये एक फॉर्क, उधर एक फॉर्क। सपोज ये 5 प्राइम, सो ये क्या होगा 3 प्राइम। ये अगर 3 प्राइम है तो ये क्या होगा 5 प्राइम। अभी काटने के बाद इसका एक 3 प्राइम एंड आएगा और 3 प्राइम इधर है, इसका एक 5 प्राइम एंड आएगा। ये इधर कितना है 3 प्राइम एंड, इसका एक 5 प्राइम एंड आएगा कि नहीं, इसको बीच में हम काटते हैं। हाँ, 5 प्राइम, इसका एंड क्या आएगा 3 प्राइम। तो हम अभी एक एंड को लेके चलते हैं ऐसे। ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया एक रेप्लिकेशन फॉर्क। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, एक रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में, ठीक है। अभी जैसे एक प्राइमेज का काम क्या है, प्राइमेज आके एक प्राइमर जुड़ दिया, कहाँ, तो 3 प्राइम एंड में प्राइमेज आके एक प्राइमर सिंथेसिस कर दिया। अभी ये जो स्टैंड है, एक चीज याद रखना, जो हमारा पॉलीमरेज है, कोई भी पॉलीमरेज, उसका काम है 3 प्राइम OH जो ग्रुप है उसको OH चाहिए, 3 प्राइम में एक OH ग्रुप चाहिए। उस OH ग्रुप पे जाके जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसको जाके ये ऐड करता है। तो ये जो प्राइमर है ये उसको 3 प्राइम OH दे दिया, और जो पॉल अल्फा है, सपोज पॉल अल्फा, वेट, सो पॉल अल्फा आके बाइंड किया और इसमें थोड़ा सा ये DNA जुड़ दिया। हम जानते हैं पॉल अल्फा 20 न्यूक्लियोटाइड तक जुड़ सकता है। उसके बाद आया कौन, उसके बाद लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड। उसके बाद आया पॉल एप्सिलॉन, और वो जो बाकी जो DNA है उसको सिंथेसिस कर दिया, पॉल एप्सिलॉन आया। ये हो गया पॉल एप्सिलॉन, इसको कहते हैं पॉल एप्सिलॉन। ये जो आप देख रहे हैं इसका जो DNA का जो सिंथेसिस हो रहा है वो कंटिन्यूअस हो रहा है, इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो इसको कहते हैं लीडिंग स्टैंड। अभी ये जो पॉल और ये पहले जो सिंथेसाइज किया इसको हम कहते हैं पॉल अल्फा। पॉल अल्फा को अभी हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो पहले आया कौन, पॉल अल्फा, उसके बाद कौन, उसके बाद आया, सो ये जो लाल वाला है ये पॉल अल्फा, फिर बाकी पॉल एप्सिलॉन ने ऐड किया, ठीक है। अभी पॉल एप्सिलॉन खुद ब खुद जो DNA के साथ बाइंड नहीं कर सकता, उसके साथ और कोई प्रोटीन चाहिए। तो पहला प्रोटीन है इसके साथ जो आएगा वो होगा ये प्रोटीन PCNA। सो PCNA का काम क्या है, सो PCNA एक प्रोटीन है जिसका क्लैंप
मतलब क्लैंप हुक जैसा काम करता है। डीएनए का प्रोसेसिबिलिटी इंक्रीज करता है। डीएनए का प्रोसेसिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर ये नहीं रहा तो डीएनए वो जो मतलब पॉलीमरेज है वो डीएनए के साथ चिपक नहीं रह सकता ज़्यादातर, मतलब कॉन्टिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस फिर नहीं होगा। इसलिए पीसीएनए क्या डीएनए को होल्ड करके रखता है, डीएनए का प्रोसेसिबिलिटी में मेंटेन करता है, मतलब डीएनए कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस न्यू जो स्ट्रैंड है सिंथेसिस करते रहेगा पीसीएनए के मदद से। और पीसीएनए खुद ब खुद इसके साथ नहीं आता, उसको इसलिए एक क्लैंप लोडर चाहिए जिसको हम कहते हैं आरएफसी। आरएफसी। अभी ये तो सिंगल स्टैंड अभी बन गया। इस सिंगल स्टैंड को जो सिंगल स्टैंड है इसको मेंटेन करने के लिए एक प्रोटीन हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, उसका नाम क्या है, आरपीए। सो ब्रो प्रोटीन क्या है, आरपीए। हम अभी दो ही दिखा रहे हैं, ये है आरपीए। सो बेसिकली ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क है। पहले ये इसका सिंगल स्टैंड को मेंटेन कौन कर रहा है, आरपीए। प्राइमर कौन ऐड किया, 3 प्राइम एंड में प्राइमर ऐड किया कौन, डीएनए प्राइमेज, प्राइमर सिंथेसाइज किया। उसके बाद 20 न्यूक्लियोटाइड जो रेड वाला आप देख रहे हैं ये डीएनए पॉल सिंथेसाइज किया। उसके बाद कौन आया, डीएनए पॉल एप्सिलॉन, क्योंकि ये लीडिंग स्टैंड है इसलिए डीएनए पॉल एप्सिलॉन आके कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस कर रहा है। डीएनए पॉल एप्सिलॉन को डीएनए के साथ बाइंड करने में हेल्प कौन कर रहा है, पीसीएनए। पीसीएनए एक क्लैंप है जो डीएनए को मतलब पॉल को डीएनए के साथ हुक की तरह उसको लटकाया रखता है। पीसीएनए को लोड कौन किया, एक क्लैंप लोडर जिसको हम कहते हैं आरएफसी, वो लोड किया। ये तो लीडिंग स्टैंड के बारे में हम देख लिए। अभी हम लैगिंग स्टैंड के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ये तो हो गया हमारा लैगिंग स्टैंड। अभी लैगिंग स्टैंड के बारे में ये 5 प्राइम 3 प्राइम उखाजे की फ्रेगमेंट क्या है वो बाद में हम जब इलॉन्गेशन प्रोसेस है उसमें जाके डिस्कस करेंगे, अभी हम नहीं आ रहे, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ये 5 प्राइम 3 प्राइम, इसको 3 प्राइम मिला, ठीक है। अभी एक चीज़ यहाँ पे समझना होगा, ये जो प्राइमर है हम इलॉन्गेशन में भी पढ़ेंगे, फिर भी अभी हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ये जो प्राइमर है ये ऐड कहाँ होगा, इसको हम कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं सिंथेसिस हो रहा है। इधर क्या है 5 प्राइम एंड, इधर क्या है 3 प्राइम एंड। इधर का भी जो हमारा मतलब एमसीएम जो सीएमजी कॉम्प्लेक्स है, सपोज ये सीएमजी कॉम्प्लेक्स है, हाँ अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, तो ये जो सीएमपी जो कॉम्प्लेक्स है ये तोड़ के जा रहा है। सो अभी तक ये टूटा नहीं है, ठीक है, तोड़ के जा रहा है। तो हम यहाँ पकड़ सकते हैं यहाँ 3 प्राइम। सो ये जो 3 प्राइम एंड इसको हम पकड़ लेते हैं। अभी यहाँ पर कौन आएगा, प्राइमर ऐड होगा। प्राइमर का ये एंड यहाँ पर रहेगा और ये एंड 3 प्राइम एंड यहाँ पर रहेगा, ठीक है। पॉल अल्फा आया, थोड़ा सा सिंथेसाइज कर दिया। पॉल अल्फा आने के बाद कौन आएगा, एप्सिलॉन आके बाकी पूरा जो डीएनए इसको सिंथेसाइज किया, ठीक है। अभी तक तो ठीक है। डीएनए पॉल आया, सेम है। यहाँ पॉल डेल्टा, यहाँ पर कौन आएगा, पॉल डेल्टा। ये कोई क्या है, लैगिंग स्टैंड। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं लैगिंग स्टैंड के बारे में, इलॉन्गेशन में भी फिर डिस्कस करेंगे इसको। तो ये हो गया लैगिंग स्टैंड, ये लैगिंग स्टैंड का सिंथेसिस हो रहा है। वो जो सेम प्रोटीन पीसीएनए रहेगा, आरपीए रहेगा, इधर भी आरपीए, तो हम ये वो सब फिर से हम दिखा नहीं रहे। तो ये हो गया हमारा पॉल डेल्टा, ये सिंथेसाइज कर रहा है किसमें, लैगिंग स्टैंड को। अभी एक चीज देखिए, अभी क्या हुआ, ये जो फॉर्क थोड़ा सा आगे गया, सपोज ये फॉर्क थोड़ा सा और आगे चला गया ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा आगे चला गया, मतलब ये आगे जा रहा है तो इसको ब्रेक होगा। तो 3 प्राइम एंड इधर हो गया 5 प्राइम, ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम। अभी एक चीज़ आपको समझना होगा, अभी क्या कितना 4 था, अभी सपोज आ गया 1, तो ये ब्रेक होते होते जा रहा है। जो बॉन्ड है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड एम कौन कर रहा है, सीएमजी कॉम्प्लेक्स जो हमारा एल्केस है वो करके जा रहा है। अभी ये वाला जो मतलब प्राइमर है और इसके साथ प्राइमर ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस जो डीएनए है ये सिंथेसाइज कर लेगा, क्योंकि इसको 3 प्राइम ऑलरेडी मिल चुका है, ये कॉन्टिन्यूअस कर लेगा। पर यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट है लैगिंग स्टैंड में एक प्रॉब्लम क्या, यहाँ पर तो ऐड है 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पर तो सिंथेसिस हो जाएगा, आगे वाला तो सिंथेसिस हो जाएगा, पीछे का क्या होगा, मतलब ये अगर आगे जा रहा है तो पीछे भी तो वैकेंट तो बच जाएगा ना। तो पीछे का क्या होगा,
इसलिए क्योंकि 5 प्राइम एंड में कोई भी पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता, उसके लिए उसको 3 प्राइम चाहिए। जो इलोंगेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसके हम देख लेते हैं, थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री भी देख लेंगे। 3 प्राइम एंड क्यों चाहिए, तो ये जो 3 प्राइम एंड इसको चाहिए, ये 5 प्राइम एंड नहीं न्यूक्लियर। तो ये जो प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, और एक यहाँ पर प्राइमर जोड़ना होगा। किसको, प्राइमर, जो प्राइमेस है वो जाके प्राइमर सिंथेसाइज करेगा, फिर अल्फा वही सब प्रोसेस पीसीएन आएगा, पॉल डेल्टा आएगा, वो थोड़ा सा सिंथेसिस कर देगा। इस तरह से क्या होगा, जो पार्ट में इसको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। बाद में इसमें क्या होता है, फेन 1 आता है। फेन 1 आके जो प्राइमर है उसको डाइजेस्ट कर, फेन 1 एक हम बाद में देखेंगे, फेन 1 एक एंडोन्यूक्लियस है, वो डाइजेस्ट कर देता है, फिर उसको डीएनए को सील किया जाता है डीएनए लाइगेज से। वो जब हम इलोंगेशन प्रोसेस है उसमें डिटेल हम डिस्कस कर लेंगे।